Hello students, today is the something different and I welcome all of you in this online class of class 12 or those students who are appearing for NEET and other competitive exams from PCB stream. Today we shall discuss about the exemplar questions given by the NCERT, in which there is first question. Let us discuss the first question. In DNA strand, the nucleotides are linked together by what? तो yesterday we have studied, हमने दो वीडियो आपको पढ़ाया है. In my previous videos I have taught you about DNA and DNA packaging and transformation. So based on this, you have to give the answer. What is your answer? You can see here also, although, but it should be discussed here that in DNA strand the nucleotides are linked together by phosphodiester bond. ये किताब में हम लोगों ने पढ़ा था. कहाँ पढ़ा था किताब में? किताब में हम लोगों ने बुक में ये बातें पढ़ी थी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की बातें. तो देखो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस जो भी होते हैं वो सब एनसीईआरटी की बुक से ली गई है. और एनसीईआरटी की बुक को अगर हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो वी शैल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. आप जितने भी वीडियोस देखेंगे, जितने भी टीचर्स के देखेंगे, एवरीवन इज टेलिंग कि एनसीईआरटी को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है. तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं इट विल बी ए ग्रेट हेल्प फॉर योर प्रिपरेशन. सो वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था ये देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो हम लोगों ने अभी वहां पर आपको क्वेश्चन में दिया गया. तो उस क्वेश्चन में आप जो है सो देख रहे थे phosphodiester bond. So the B answer is correct answer and I have discussed you in the book also. ये बुक के इस लाइन से क्वेश्चन लिया गया है जिसमें आप देख रहे हो टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3' to 5' phosphodiester linkage to form a dinucleotide. तो इस लाइन से ये क्वेश्चन लिया गया है. तो आपको याद रखना है कि फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इससे एक क्वेश्चन बन रहा है. तो योर कॉन्सेप्ट विल बी वेरी क्लियर टू यू. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A nucleoside differs from a nucleotide. That also we had discussed. न्यूक्लियोटाइड से किस चीज में डिफर करता है? तो कल हम लोगों ने पढ़ा था इस चीज को, अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 होते हैं. नाइट्रोजनस बेस होंगे, फॉस्फेट होगा और सुगर होगा. लेकिन जब नाइट्रोजनस बेस और सुगर हो बट फॉस्फेट नहीं हो तो उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं. तो आप यहाँ देख रहे हो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं होता है. उस डिपेंडिंग अपॉन दिस टॉपिक वी कैन opt for answer number C, and here answer number C is given. A nitrogenous base is attached to the pentose sugar by N-glycosidic linkage to form a nucleoside. Nucleoside means nitrogenous base plus pentose sugar. This is also from your book, and from which line you have seen? Here you can see nucleoside. आप यहाँ देख लो. To form a nucleoside, न्यूक्लियोसाइड में क्या होते हैं? फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो ये क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस किया गया था हमारे प्रीवियस वीडियो में. और आज बुक को लेकर हम चल रहे हैं कि इस बुक के इस पैसेज से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं. व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड? यू हैव स्टडीड न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड पढ़ा था. तो न्यूक्लियोटाइड में तीनों चीज थे, नाइट्रोजनस बेस, सुगर, फॉस्फेट. लेकिन जब बेस केवल नाइट्रोजनस बेस हो और प्लस सुगर हो तो उसको क्या हम लोग कह रहे थे? न्यूक्लियोसाइड कह रहे थे. इट मीन्स कि लैक ऑफ फॉस्फेट वहां प्रेजेंट नहीं होगा. सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. थर्ड क्वेश्चन इज बोथ deoxyribose and ribose belong to a class of sugars.
deoxyribose and ribose. So both are pentose sugar. These all are very easy questions, you can understand. And we have seen the, I have told you that the formula, जब आप formula पढ़ेंगे deoxyribose sugar का और ribose sugar का, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे H और OH, ये OH, इसको हम अगर क्लास बुक में देख लें, बुक में भी आपकी फॉर्मूला दी हुई है। बुक में फॉर्मूला perhaps बुक में नहीं, next chapter it is given, okay, in this chapter the book में फॉर्मूला आपका नहीं दिया हुआ। let us come to the topic, okay, let us come to the topic again। हम लोग इस टॉपिक पे फिर से आते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि OH शुगर सेकेंड पोजीशन पे, और यहाँ देख रहे हो सिर्फ H है, दोनों साइड H है, यहाँ देख रहे हैं H और OH है, जब हाइड्रोक्सिल शुगर है। ये O की जो कमी है इसके कारण इसको पेंटोज शुगर को ये डीऑक्सीराइबोज शुगर कहलाता है। A is the structure of A is deoxyribose sugar and structure of B is ribose sugar। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं O की कमी है इसलिए डीऑक्सीराइबोज हो गया और ये राइबोज शुगर है। तो दोनों पेंटोज है। यू कैन सी देयर आर 5 बॉन्ड्स इन बोथ फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला है ये डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर का। द नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गिवन, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इट विल बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन आल्सो। The fact that a purine always paired base through hydrogen bonds with a pyrimidine base leads to in the DNA double helix। इसे DNA double helix में क्या प्रिंसिपल बनता है? तो what is this? The uniform, the anti-parallel nature, semi-conservative nature, uniform width throughout DNA। यूनिफॉर्म विड्थ मीन्स कि DNA की लेंथ कितनी भी हो लेकिन उसकी विड्थ जो होगी वो डिफाइंड है, वो चेंज नहीं होगी। यू कैन सी हियर डायमीटर ऑफ द स्ट्रैंड इज ऑलवेज कांस्टेंट ड्यू टू पेयरिंग ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine, so specific bonding gives uniform width to DNA। so answer C is the right answer। you can see fifth question, the fact that a question 4 once again discuss। फैक्ट क्या कहता है कि प्यूरिन और पायरिमिडीन मीन्स एडेनिन एंड ग्वानिन, व्हेन द एडेनिन एंड ग्वानिन ज्वाइन द width is definite and there is the uniform width throughout DNA। the net electric charge on DNA and histone। अब DNA और हिस्टोन पे कौन से चार्ज होते हैं? नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जानते हैं डीएनए पे आपके कौन चार्ज होते हैं और हिस्टोन पे क्या चार्ज? डीएनए नेगेटिव चार्ज होते हैं, हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो हम क्या आंसर दे सकते हैं? बोथ ए एंड बी, बिकॉज डीएनए में एक नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप है और डीएनए हैज नेगेटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप होते हैं इसलिए डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, जबकि हिस्टोन्स पे क्या होते हैं? हिस्टोन्स पे बेसिक एमिनो एसिड्स की रेसिड्यूज लाइसिन और आर्गिनिन होते हैं जिसके कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो वी कैन से सिंपली कि नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन इज बोथ पॉजिटिव एंड बोथ नेगेटिव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, these are very important questions, you can write and you can learn। ये बहुत important questions है and it will be asked in your examination। if you are preparing for a good marks in biology then you must watch my video and discuss it with me and interact with me through different comment sections and also write down, note down these questions in your notebook also। the net electric charge on DNA and histone both A and B पॉजिटिव है और DNA पे नेगेटिव, हिस्टोन्स पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज क्यों होते हैं? तो फॉस्फेट ग्रुप के कारण होते हैं। और हिस्टोन्स पे क्या होता है? तो इनके एमिनो एसिड्स होते हैं, जो एमिनो एसिड्स बेसिक इन नेचर होते हैं। कौन से एमिनो एसिड होते हैं? तो लाइसिन एंड आर्गिनिन। इसको भी मैंने बहुत फोकस करके कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि हिस्टोन्स पे जो एमिनो एसिड होते हैं लाइसिन एंड आर्गिनिन, तो आपको इसको रिमेंबर करना रखना है, मेमोराइज रखना है। हिस्टोन्स आर पॉजिटिव चार्ज एंड डीएनए इज नेगेटिव चार्ज, मीन्स कि दोनों चार्ज होते हैं।
The promoter site and terminator site for transcription. The promoter site and the terminator site for transcription are located at. अगर आप पढ़े हैं molecular basis of inheritance, about DNA, about RNA, about translation, about transformation, transcription, translation, then you will read how transcription is done. तो किस कैसे एडेनिन के साथ कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है. तो वी आर ऑलरेडी नोइंग दैट एडेनिन में क्या होता है तो थायमिन जाता है, गुआनिन में क्या होता है तो साइटोसिन जाता है. तो प्रमोटर यहाँ पे जो सी ऑप्शंस आपके हैं 3 प्राइम डाउन स्ट्रीम, 5 प्राइम अप स्ट्रीम. आपको बताया है कि दो स्ट्रैंड हैं 3, 5 और 5, 3. तो जो इसमें अब बताया जा रहा है प्रमोटर साइट एंड टर्मिनेटर साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन. प्रमोटर साइट और टर्मिनेटर साइट जो लोकेट होता है वो किधर होता है. तो प्रमोटर साइट इज द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज. जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है तो किस एंजाइम के थ्रू स्टार्ट होता है तो आरएनए पॉलीमरेज, जहां से वो बाइंडिंग साइट में हेल्प करता है. एंड प्रमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड अप स्ट्रीम. तो अप स्ट्रीम पे तो हम लोग आंसर सी में इसको लगाएंगे. आंसर सी इज द इम्पोर्टेंट आंसर. गुड आंसर्स. एमसीक्यू में क्या है ना, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस आंसर्स हों. ऑप्शंस आपके बहुत सारे कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं जो नियर मोर और लेस सेम सिमिलर लगेंगे. ऑल्दो हियर इट इज द क्लियर आंसर्स. तो सी इज द राइट आंसर. Which of the following statement is the most appropriate for sickle cell anemia? सिकल सेल एनीमिया ये हम लोगों ने पढ़ा है. आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज भी पढ़े होंगे, इसके पहले वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था. तो ये सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोम लिंक्ड सिकल सेल एनीमिया. इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विथ आयरन सप्लीमेंट. तो कौन सा अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है इस बात को देखना है. सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड क्या ये चारों बातें 3 बातें हैं और चौथे में ऑल ऑफ द अबव है. अगर तीनों बातें सही है इस डिजीज के संदर्भ में तब आप ऑल ऑफ द अबव लगाएंगे. और आप अगर इस तीनों में से पढ़ेंगे, अगर कोई एक उसके लायक नहीं है, उससे उसकी इस सिकल सेल एनीमिया के टॉपिक से मैच नहीं करता है तो अब आप उसको छोड़ देंगे और दूसरा ऑप्शन पे अप्रोप्रिएट पे जाएंगे. तो यहाँ हम देख रहे हैं इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विथ आयरन सप्लीमेंट. सही बात है, सिकल सेल एनीमिया आयरन सप्लीमेंट से सही नहीं होगा. इट इज ए मॉलिक्यूलर डिजीज. यस, it confers resistance to acquiring malaria, all of the above. So blindly we can say that D is the right answer. And you can see sickle cell anemia, इसकी explanation अगर हम पढ़ लेते हैं. sickle cell anemia is an autosome linked recessive trait. In this genetic disorder, point mutation in beta globin chain results in change of glutamate to valine. अब यहाँ पर आप देखो, अभी 2 एसिड हमने एमिनो एसिड बताया, जो एमिनो एसिड हिस्टोन में बताया लाइसिन और आर्गिनिन, जो बेसिक इन नेचर था. लेकिन एसिडिक नेचर के अगर हम एमिनो एसिड की बात करें तो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड और वेलाइन है. तो यहाँ पे क्या होता है, बीटा ग्लोबिन में जो म्यूटेशन हो जाती है इसके कारण ग्लूटामिक एसिड इज चेंजेस टू वेलिक एसिड वेलाइन एट द 6th पोजिशन. सो होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर HbS. So the disease phenotype and heterozygous individual are the carriers. तो हम लोगों ने कैरियर्स के बारे में भी पढ़ा है जब हमारे पास हम लोग डिजीज हीमोफिलिया की पढ़ रहे थे. वहाँ पे हम जानते हैं कि कैरियर्स क्या होते हैं. इट इज ऑल्सो नॉन हेट्रोजाइगोट्स हैविंग बोथ टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन. सो रेसिस्टेंस टू मलेरिया इन्फेक्शन बिकॉज द बॉडी टारगेट्स प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम. प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम क्या है, एक प्रोटोजोआ है जो मलेरिया काउज करता है. इन्फेक्टेड सेल्स फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी. मलेरिया काउज करने वाले जो पैरासाइट हैं वो एक प्रोटोजोवन है, उनका नाम प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम है. और ये रेसिस्टेंस शो करता है. It so resistance to malarial infection because the body targets the Plasmodium falciparum infected cells or for destruction of RBC. So D is the correct answer. Question number 8. One of the following is true with respect to AUG. This is the codon for
एमिनो एसिड वी शैल रीड इन जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड में इसको हम लोग फिर पढ़ेंगे भी। तो ये क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू AUG। AUG जो कोडोन है, इससे रिलेटेड कौन सी बातें यहाँ पर सही आपको लग रही है? इट कोड्स फॉर मिथायोनिन, इट इज ऑल्सो एन इनिशिएशन कोडोन, इट कोड्स फॉर मिथायोनिन इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। यस, all the statements are true here. It codes for methionine. It is also an initiation codon. It codes for methionine in both prokaryote and eukaryote. This is so the D answer is the right answer. All the process, if you want to write it, you can write it also in your notebook and then read properly. Okay. फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी, द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, कल हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो उसके पहले बताया गया कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या था। इस चीज को के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे। आप एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में पॉलीसैकेराइड की कोटिंग थी जिसके कारण वो माइस डाई कर जा रहा था, आर स्ट्रेन में नहीं था। फिर बाद में देखा हम लोगों ने जब मिक्स करके डाला गया तो आर स्ट्रेन की बैक्टीरिया जो थी वो डाई हो जाती है ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दैट टाइम ऑल्सो इट वॉज नॉट वेरी क्लियर कि क्या है जेनेटिक मटेरियल। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी RNA हियर, RNA वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ऑल्दो एनफ एविडेंस है, अब बहुत सारे एविडेंस बनाए गए, उस समय तक क्लियर नहीं हो पा रहा था किसको पहला जेनेटिक मटेरियल माना गया। सो RNA was used to act as a genetic material. Okay, so D answer is right here. With regard to mature messenger RNA in eukaryotes, with regard to mature messenger RNA in eukaryotes, मैसेंजर आरएनए यानी ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है। ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से डीएनए चेंजेस टू मैसेंजर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए चेंजेस टू प्रोटीन। सेंट्रल डॉगमा हम लोगों ने पढ़ा था। तो सेंट्रल डॉगमा में तो इतनी सारी बातें अभी नहीं पढ़ पाए हैं, और भी पढ़ना है उसको डिटेल्स में। तो आप अगर पढ़ लिए हैं और आपने टॉपिक अभी डिस्कस नहीं किया है अगर, तो उसको क्लियर पढ़ लीजिए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी मैं इसी चैप्टर को डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे। टुडे आई विल डिस्कस ओनली 10 क्वेश्चंस, ओनली 10 क्वेश्चंस, नॉट फर्दर। It will be over after 10 questions. This is the last question that I am going to discuss today. With regard to mature messenger RNA in eukaryotes, with regard to mature messenger RNA in eukaryotes, exons and introns do not appear in the mature RNA. Exons appear but introns do not appear in the mature RNA. Introns appear but exons do not appear. So here you can see that अगर आप पढ़े हैं मैसेंजर RNA के बारे में तो आप समझ जाएंगे कि आंसर जो है बी ऑप्शन आपके लिए सुटेबल है, और आप बी ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे, आपका आंसर सही होगा। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेज, जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट। तो हम लोग इसको भी समझ पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। These things already discussed here, we have discussed in our previous video, and today is the topic that we shall be discussing genetic material is DNA। ये हम लोगों ने पढ़ा था, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ये प्रूफ हो गया है, अनइक्विवोकल प्रूफ डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, came from the experiment of Alfred Hershey and Martha Chase, who worked with the viruses that infect bacteria called bacteriophage। very important definitions है what are bacteriophage का। बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं, इसे हमने पहले बताया है आपको कि जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उस वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज अटैचेज टू द बैक्टीरिया, जैसे अभी कल भी हमने शायद इसकी डायग्राम बना दी थी आप लोगों के समझने के लिए
Suppose this is the bacterial cell and here this is the viral cell. तो वायरस आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आप हेड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, किसका? वायरस का। ये जेनेटिक मटेरियल है और दिस इज द बैक्टीरियल सेल। You can see this is the bacterial cell. They treats the viral genetic material as if it was its own and subsequently manufactures more virus particles. अब ये क्या होता है, जब ये इन्फेक्ट करता है वायरस बैक्टीरिया को, तो इसकी जो सर्कुलर डीएनए है ये कहाँ आ जाती है? बैक्टीरिया में। नाउ बैक्टीरिया इज यूजिंग दिस डीएनए कंपोनेंट एज इट्स आउन मशीनरी। ऐसा सोचता है कि बैक्टीरियल में कि ये वायरल का मशीनरी मेरा मशीनरी है, लेकिन अब जब भी रिप्रोड्यूस करेंगे तो इसका आगे क्या होगा? वायरल सेल्स की वायरल सेल्स बनेंगे। यू कैन सी मैन्युफैक्चर्स मोर वायरस पार्टिकल्स बनने लगते हैं। अब इसी से इसके कारण जो है वायरस पार्टिकल्स की डेवलपमेंट होती है। तो इन्होंने डिस्कवर किया, किसने? हर्सी एंड चेस। हर्सी एंड चेस ने वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरसेस दैट एंटर्ड द बैक्टीरिया। अब इन्होंने ये डिस्कवर किया कि क्या उससे वायरस अंदर आया, ये वायरस के अंदर से प्रोटीन अंदर आया कि डीएनए अंदर आया। तो डिपेंडिंग अपॉन माय कॉन्सेप्ट आई हैव टोल्ड यू, बट दिस इज द प्रोटीन कोट। वायरस का ये प्रोटीन कोट होता है, लेकिन प्रोटीन कोट अंदर नहीं आके उसकी जेनेटिक मटेरियल अंदर आती है। तो वी कैन सी कि प्रोटीन और डीएनए क्या आया था इंटर बैक्टीरिया में। तो दे ग्रू सम वायरसेज ऑन ए मीडियम। इसके लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेकर, और कुछ ऐसे भी लिया जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर डाला। तो वायरसेज जो फॉस्फोरस वाले में डेवलप किया, दे हैड रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। लेकिन डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस एंड प्रोटीन डज नॉट। अब जान रहे हो कि डीएनए में फॉस्फोरस होता है, फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है और एक नाइट्रोजनस बेस है, सुगर है, प्रोटीन है, सॉरी फॉस्फेट है। तो जो फॉस्फेट ग्रुप में अगर डेवलप किया गया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले में डीएनए आ रहा है, इट मीन्स क्या आ रहा है? फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे डीएनए आ रहा है। सो we can viruses grown on radioactive sulfur content radioactive protein but not radioactive DNA, because DNA does not contain sulfur. DNA contains only phosphate group. DNA contains only phosphate group. रेडियो एक्टिव फेजेज। फेजेज मीन्स क्या है यहाँ बताइए आप लोग? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड फेजेज? फेजेज मीन्स वायरस। दे वेर अलाउड टू अटैच विच बैक्टीरिया? एस्केरिचिया कोलाई। जब प्रोसीड हुआ इन्फेक्शन, द वायरल कोट्स वेयर रिमूव्ड। उसके जो कोट्स थे वायरल कोट्स, उसको हटाकर फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एगिटेटिंग देम इन ए ब्लेंडर। ये सारे लैब में होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे जितने सारे बहुत सारे लैब्स होते हैं, तो ये लैब में आप देख सकते हैं। लेकिन आप अगर नहीं देख पा रहे हैं तो वी हैव टू नो बाय थियोरेटिकल मेथड। Virus particles were separated from the bacteria by spinning them in a centrifuge. Bacteria which was infected with virus means bacteria which was infected with virus that had radioactive DNA were radioactive, indicating DNA was the material that passed from virus to the bacteria. मैंने बार बार बताया कि वायरस जो है ये हेक्सागोनल शेप में है, आप देख रहे हो, और इसकी जो सर्कुलर डीएनए इसको अगर मैं कह दूं, और दे आर इन्फेक्टिंग द बैक्टीरियल सेल्स। इन नेक्स्ट फिगर वी शैल रीड इट। हाँ, नेक्स्ट फिगर में आप पढ़ ही सकते हैं। that were infected with viruses that had radioactive। एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप उसके डायग्राम को खूब पढ़िए। When you read the diagram, you will think that all the texts are understood by you very clearly. Here you can see, this is a bacteriophage, एक वायरस है, ये एक वायरस है।
बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरियोफेज के अंदर जेनेटिक मटेरियल दिखाया गया है और इसको लेवल किया गया था रेडियो एक्टिव सल्फर से, अब एस से, और ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से लेवल किया गया है। ये फॉस्फोरस लेवल डीएनए है, ये सल्फर लेवल डीएनए है। अब यहाँ हम देखेंगे इसकी जो कैप्सूल है, आप जब देख रहे हो वायरस में, तो इन्फेक्शन किया गया, ये फॉस्फेट ग्रुप के हैं और ये सल्फर ग्रुप के हैं। कलर से हम पहचान सकते हैं। तो फॉस्फेट ग्रुप के जो फॉस्फेट ग्रुप और सल्फर ग्रुप से जो आ रहे हैं, तो फॉस्फेट ग्रुप का भी आप देख रहे हो और सल्फर ग्रुप का भी देख रहे हो। तो जो कंपोनेंट्स आ गए डीएनए की, सर्कुलर डीएनए मटेरियल इज इन्फेक्टेड and the genetic material has been transferred to the bacterial cell. You can see here genetic material has been transferred to the bacterial cell. Here also genetic material has been transferred to the bacterial cell. Now the process of blending is done, but when centrifugation is done, then it is found that no radioactive detected in the cells. अब यहाँ पर radioactive detect नहीं हो रहा है, और यहाँ क्या दे रहे हैं, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस डिटेक्टेड हो गया। जब फॉस्फोरस डिटेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या आ गया, डीएनए। तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, रेडियोएक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। जो सुपरनेटेंट थे, जो उसके कोटिंग थे, प्रोटीन कोटिंग कवरिंग थी, उसको अगर देखा गया तो उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्ट किया गया। It means what did we come to the conclusion by the Hershey-Chase experiment? इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन आया? कंक्लूजन यही आया बच्चे, that DNA is the genetic material. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पता नहीं, आप अगर फीडबैक नहीं देंगे तो I can't know whether you understand by watching my video or not, but I always expect you should give me feedback. This is the way how genetic material is transferred and how it was detected कि radioactive phosphorus जो detect किया गया, इसी से clear हो गया कि DNA has been transferred from the viral to bacterial cell. This was the Hershey-Chase experiment. Now if we come on the topic properties of genetic material, डीएनए और आरएनए दोनों अगर जेनेटिक मटेरियल हैं तो दोनों की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो एक डिबेट है, प्रोटीन वर्सेस डीएनए, रिजॉल्व बाय हर्शी-चेस एक्सपेरिमेंट से रिजॉल्व क्लियर हो गया था। पहले क्लियर था कि प्रोटीन है या डीएनए है, तो डीएनए को तो क्लियर कर लिया गया। इट बिकेम एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट इट इज डीएनए दैट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, पढ़िए इसको। It subsequently became clear that in some viruses RNA is the genetic material. लेकिन ये भी क्लियर है कि कुछ वायरसेज में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल का रोल करते हैं। और आरएनए लाइक कौन वायरस? टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी, टीएमवी इसको शॉर्ट में लिखते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। दूसरा है बैक्टीरियोफेज, QB bacteriophage, etc. Answer to such as why DNA is predominant genetic material, whereas RNA also performs dynamic function of messenger and adapter has to be found from the differences chemical structure of two nucleic acid molecules. So, why DNA is considered as the prominent genetic material? Both are genetic material, but DNA को more predominant genetic material रखा गया। तो because of some special characteristics that DNA possesses. तो what are these? That you have to remember. ये 4 पॉइंट आपको भूलना ही नहीं है। ये 4 पॉइंट आपको एकदम से मेमोराइज्ड। A molecule that can act as a genetic material must fulfill the following criteria. It should be able to generate its replica. Exact copy replicate करने की उसमें एक कैपेसिटी होनी चाहिए।
इट शुड बी स्टेबल, केमिकली स्टेबल हो, स्ट्रक्चरली स्टेबल। जो डीएनए का एक अपना केमिकल स्ट्रक्चर है, उसकी एक फार्मूला है और उसका अपना एक स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो ये कंप्लीटली स्टेबल, केमिकली स्टेबल है, स्ट्रक्चरली स्टेबल है। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, म्यूटेशन, म्यूटेशन हो बट वो बहुत फ्रिक्वेंट और बहुत फास्ट नहीं हो। विच आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, ये बहुत अर्जेंट है क्योंकि इवोल्यूशन क्या है, डेवलपमेंट है, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ओवर 100 of years and 1000 of years. So there should be slow changes, there should be scope, it should be able to express itself in the form of Mendelian characters. तो ये चार बातें हैं जो जेनेटिक मटेरियल की क्वालिटी है और ये आपको वो याद रखना है। प्रिपेयर द नोट्स योरसेल्फ, और खुद से नोट्स बनाइए। यू विल फाइंड दैट द नोट्स, व्हेन यू प्रिपेयर द नोट्स योरसेल्फ, it is almost understood by you, it is almost learned by you, you only need to revise it time and again, उसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर दूसरे के नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको उस पर ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो वंस यू रीड द बुक, अंडरस्टैंड द बुक, द टेक्स्ट, द कंटेंट ऑफ द बुक, then you will find it is very easy for you. If one examines each requirement one by one because of the rule of base pairing and complementarity, both nucleic acids have the ability to direct their duplications. दोनों में ये duplications करने की ability है। Other molecules in the living system such as proteins fail to fulfill this first criteria itself. पहली क्राइटेरिया में दोनों पास हो गया, डीएनए भी पास हो गया, आरएनए भी पास हो गया, दोनों में कैपेबिलिटी है डुप्लीकेशन का, रेप्लिकेशन प्रोड्यूस कर सकता है, रेप्लिका बन सकता है। दूसरी बात आ रही है, जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल एनफ, जो लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस में चेंज नहीं होना चाहिए और हमारे फिजियोलॉजिकल में जो चेंज होता है उसके अनुसार डीएनए में चेंज नहीं आनी चाहिए। स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट इन ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफ्थ की जो हम लोगों ने पढ़ा, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ रहा था कि एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया की बात पढ़े थे, उससे बहुत ही क्लियर हो गया था कि जो बैक्टीरिया है, हीट which killed the bacteria did not destroy some of the properties of genetic material. बैक्टीरिया जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को, जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को डाला गया था सेकेंड फेज ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय ग्रिफ्थ में, ग्रिफ्थ के जो सेकेंड फेज एक्सपेरिमेंट थे, फर्स्ट फेज में क्या हुआ, सेकेंड फेज में क्या हुआ, तो सेकेंड फेज में जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब डाला गया था तो क्या हो गया था, माइस ऑल्सो डाई। माइस क्यों डाई हो गए थे, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, ये हीट किल्ड था लेकिन इसके जेनेटिक मटेरियल की क्वालिटी जो थी, स्टेबिलिटी इतनी थी कि वो कंप्लीट खत्म नहीं हुई थी। एंड इट कैन ट्रांसफॉर्म द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया किसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसमें पॉलीसैकेराइड की कोटिंग आ गई थी। We had studied in our previous video all these things. Can be easily explained in light of the DNA that two strands being complementary if separated by heating come together when appropriate conditions are provided. Further, two hydroxyl group present at every nucleotide in RNA is a reactive group and makes RNA levide. So RNA is not a stable कंपोनेंट और ये यहाँ पर इसकी आरएनए को प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल होने से रोकता है, बिकॉज आरएनए इज नॉट स्टेबल एज मच एज आरएनए इज नॉट स्टेबल एज मच एज डीएनए, यानी डीएनए इज द मोस्ट स्टेबल। यू कैन सी आरएनए इज नोन टू बी कैटालाइटिक, हेंस रिएक्टिव। डीएनए केमिकली इज लेस रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव है और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है। जब डीएनए को आरएनए से कंपेयर हम लोग कर रहे हैं तो कितनी सारी बातें आ रही हैं। अमंग द टू न्यूक्लिक एसिड डीएनए इज ए बेटर जेनेटिक मटेरियल, तो ये
sentence, ये passage gives us clear concept why DNA is predominant genetic material. So दिस पैसेज गिव्स यू द आंसर। यहाँ पर आप डीएनए और आरएनए का क्या है ना, पॉइंट वाइज आंसर बना लीजिए कि डीएनए में क्या है और आरएनए में क्या नहीं है, तो आपको क्लियर आंसर मिलेगा। इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से क्लियर होता है व्हाई डीएनए इज टेकन एज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। इनफैक्ट इन प्रेजेंस ऑफ थाइमिन, पहले भी पढ़ा है कि जहाँ थाइमिन डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में थाइमिन के प्लेस पे यूरेसिल पाया जाता है। ऑल्सो कन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए, इससे भी डीएनए में एक एडिशनल स्टेबिलिटी आती है जब उसमें थाइमिन पाया जाता है। डिटेल डिस्कशन अबाउट इट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिपेयर इन डीएनए। तो ये थोड़ा और हायर क्लासेस जब हम जाएंगे, अगर आप बायो कंटिन्यू करेंगे तो आप इस चीज को पढ़ेंगे। हियर यू हैव नॉट टू डिस्कस दिस थिंग्स। डीएनए म्यूटेशन, अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्लो म्यूटेशन होना चाहिए, स्लो चेंजेज होना चाहिए, इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट फास्टर रेट। अब अंतर क्या आ गया, जेनेटिक मटेरियल की क्वालिटी के अनुसार म्यूटेशन स्लो हो और इट इज एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन, बट हियर व्हाट हैपेंस, आरएनए में म्यूटेशन जो है फास्टर रेट पे होता है। So RNA genome and having shorter life span mutate and evolve faster। अब देखे थे ना, आपको बताती हूँ मैं एक एग्जाम्पल, अब बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल, जब आप लोग कोविड-19 की दौर से हम लोग गुजर रहे थे, ये ईयर 2020 2021, ये 2 ईयर काफी ज्यादा हम लोगों को इस चीज में दिखा। तो हम लोग अपने न्यूज में कितनी चैनल्स में ये देख रहे थे कि वायरसेस आर कमिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स, कई कई फॉर्म में आ रहे थे, बहुत सारे फॉर्म्स आ रहे थे कोविड-19 के। तो कोविड जो था इसमें जो बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में आ रहा था, क्योंकि इसकी में फास्टर म्यूटेशन के कारण ऐसा क्यों हो रहा था, इसमें जो है फास्टर म्यूटेशन होते हैं। और वायरस की जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो आरएनए है। सो आरएनए कैन नॉट बी ए प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल, you have to understand these things, RNA cannot be a predominant genetic material, it is a genetic material, but due to some quality which it possesses, it cannot be taken like DNA. So protein synthesizing machinery has evolved around RNA. Above discussion indicate that both RNA and DNA can function as genetic material, but DNA being more stable is preferred for storage of genetic information. Okay, now I am closing my session. Thanks for watching, and if you like, although like, share and subscribe, this is also important because it gives a boost to my teaching. Okay, thank you.